Hello everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today's topic is pulmonary tuberculosis part 2. Pulmonary tuberculosis part 1 में हमने क्या था, its definitions, etiology and risk factors, clinical manifestations and pathophysiology. आज की वीडियो में मीन्स pulmonary tuberculosis part 2 में हम करने वाले हैं diagnostic evaluation and management of pulmonary tuberculosis and हम कुछ preventive measures भी study करने वाले हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर चेकआउट कर लीजिए, वीडियो अपलोड की हुई है. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको बताया था कि इसका पॉजिटिव इश्यू होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई एक एसिड फास्ट बेसिलस है जो कि सेंसिटिव होता है यूवी लाइट से या फिर यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से. सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या फिर बेसिलस जो होता है वो डैमेज कर देता है लंग्स के एल्वियोलाइज को, पैरेन्काइमा को. तो उससे क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एल्वियोलाइज होते हैं वही क्या कराती है, गैस एक्सचेंज होता है. और गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ने अटैक किया है. ओके, तो इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी पेशेंट की वीक हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है. तो चलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम देख लेते हैं. मीन्स ट्यूबरक्लोसिस जो है उसे हम डायग्नोज किस तरीके से करेंगे. तो फर्स्ट बेसिक चीज है जो है हिस्ट्री. पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे हम. मीन्स हिस्ट्री में इंक्लूड होती है फैमिली हिस्ट्री एंड पेशेंट की जो ऑन हिस्ट्री है वो. एंड साथ ही साथ हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन की बेसिक 4 टेक्निक्स होती है, जैसे कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम इजीली रिवील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्लिनिकल फीचर में एक सिम्टम कराया था जो कि था एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, जैसे कि क्रैकल्स या फिर व्हीजिंग. तो इस तरीके की साउंड जो है वो क्यों होती है, क्योंकि चीजी मटेरियल रिलीज होगा ट्यूबरक्लोसिस में एल्वियोलाइज के अंदर, तो उसकी वजह से अनयूजुअल साउंड हमें सुनाई देगी, जैसे कि क्रैकल्स. तो वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी डिटेक्ट कर पाएंगे आस्कल्टेशन टेक्निक के थ्रू, जो कि स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे से भी हम रिवील कर सकते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर. एसिड फास्ट बेसिलाई स्मीयर हम लेंगे. तो एसिड फास्ट बेसिलाई हम बोल रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को, माइकोबैक्टीरियम बेसिलस को, जो कि एक एसिड फास्ट बेसिलस है. नेक्स्ट देखिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैंटोक्स टेस्ट. मैंटोक्स टेस्ट के थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस को, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं. सो इसे मैंटोक्स टेस्ट भी बोला जाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी बोला जाता है, या फिर हम इसे पीपीडी टेस्ट भी बोलते हैं. पीपीडी मींस, तो पीपीडी की फुल फॉर्म है प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. ओके, अब देखते हैं मैंटोक्स टेस्ट परफॉर्म किस तरीके से करते हैं. देखो, इस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी पोजीशन. सो अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो एल्बो जो हमारी होती है उससे 4 इंच बिलो पीपीडी को इंसर्ट किया जाता है. प्रोटीन, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को 4 आर्म जिसे आप बोलते हो, एल्बो से 4 इंच बिलो जो हमारी 4 आर्म होती है, 4 आर्म में पीपीडी को इंसर्ट किया जाता है. तो देखिए जिस तरीके से ये है हमारी 4 आर्म है. और लेयर जो होती है स्किन की वो इंट्राडर्मल होती है, इंट्राडर्मल लेयर में इंसर्ट किया जाता है. तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट किया जा रहा है पीपीडी. देखिए जो सिरिंज हम यूज करेंगे, सिरिंज का जो बेवल है उसकी फेसिंग अपवर्ड होनी चाहिए. मान लीजिए एक सिरिंज है एंड ये सिरिंज का बेवल, तो बेवल की जो फेसिंग है वो अपवर्ड होनी चाहिए, फेसिंग अपवर्ड. ओके, तो देखिए इंट्राडर्मल लेयर में हमने इसे इंजेक्ट कर दिया. पीपीडी को इसकी डोज होगी 0.1 ml. इंट्राडर्मल लेयर में पीपीडी को इंसर्ट कर देंगे.
और क्या होगा जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे फोर आर्म में, एल्बो से 4 इंच बिलो इसकी पोजीशन जैसे मैंने आपको बताई, तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं व्हील और ब्लेब। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, व्हील भी बोल सकते हो, ब्लेब भी बोल सकते हो। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो फोर आर्म में अगर आप सुपरफिशियली देखोगे तो ये तो मैंने आपको इनर पोर्शन दिखाया, इंटरडर्मल लेयर मैंने आपको दिखाई है। तो अगर आप सुपरफिशियली देखोगे तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम व्हील और ब्लेब बोलते हैं। हम ट्यूबरक्लोसिस को किस तरीके से डायग्नोस करेंगे इस टेस्ट के थ्रू। तो देखो 48 टू 72 आवर्स के बाद, मींस आफ्टर 48 टू 72 आवर्स, जब हमने पीपीडी को इंसर्ट किया था उसके बाद से ही हम स्ट्रक्चर के साइज को हम विजुअलाइज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का जो साइज है वो देखो क्या डिनोट करता है। अगर तो देखो ये जो व्हील फॉर्म हुआ है, अगर व्हील का जो साइज है वो है 4 mm और ग्रेटर, अगर 4 mm से भी बड़ा है अगर इसका साइज, इट मींस नॉट सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ओके, रिजल्ट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिजल्ट का मतलब होता है जो ट्यूबरकुलाई है, मींस माइकोबैक्टीरियम जो बेसिलस है वो प्रेजेंट नहीं है। इट मींस जो टेस्ट है वो नेगेटिव होगा अगर इस जो ब्लेब का स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हुआ है वो 4 mm से ग्रेटर है। अगर 5 mm से ग्रेटर है, इट मींस मे बी सिग्निफिकेंट, मे बी सिग्निफिकेंट है मींस अभी भी हम क्लियर नहीं है। अगर इस व्हील का जो साइज है वो 10 mm से ग्रेटर हमें मिलता है 48 टू 72 आवर्स के बाद, इट मींस जो टेस्ट जो हमने परफॉर्म किया है डायग्नोस करने के लिए तो वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ये जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, जो माइकोबैक्टीरियम बेसिलस है वो प्रेजेंट है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसा हो, बट कुछ केस में ऐसा होता है जो पीपीडी हमने इंसर्ट किया था वो अच्छे से इंसर्ट नहीं हो पाता है, तब भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं, एसिड फास्ट स्पेसिलाइक स्मीयर ले सकते हैं, अदर टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं डायग्नोस के लिए, और हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो मस्ट है। तो देखिए मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलिन टेस्ट और मेंटोक्स टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अगर मैं मेडिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स। और देखो ये जो एजेंट्स है इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है सेकंड लाइन ड्रग्स। देखो जो ट्रीटमेंट है उसकी मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 9 टू 12 मंथ्स एवरेज है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है 9 टू 12 मंथ्स तक। अब देखिए 9 टू 12 मंथ्स तक जो है कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट, और उसमें कुछ ड्रग्स आते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग्स। अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो देखिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं वो कुछ वीक्स तक चलाए जाते हैं, आप बोल सकते हो 8 टू 9 वीक्स तक हमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड कराने होते हैं, देन हम सेकंड लाइन ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं, फर्स्ट इज पैराजिनामाइड। देखो आप फर्स्ट लाइन ड्रग्स को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, सो इट स्टैंड्स फॉर PRISE, तो ये बन गया प्राइज। ये वैसे एक आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। So P stands for pyrazinamide, R stands for rifampicin, I stands for isoniazid, S stands for streptomycin, and last one is E which stands for ethambutol. So इस तरीके से आप फर्स्ट लाइन ड्रग्स को लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से होते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स जो भी होते हैं कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, इथ्योनामाइड, पैरामिनोसैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये है फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हो, और ये होते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स। तो अब हम करते हैं प्रिवेंशन। हम देख रहे हैं प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट को आइसोलेट कर देना है। जो भी पेशेंट है जिसको टीबी है वो एक्टिव है उसे आइसोलेट कर देंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड आउट ना हो और कोई भी जो पेशेंट के कांटेक्ट में ना आ पाए। दैट्स व्हाई हम पेशेंट को
आइसोलेट कर देंगे। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। फैक्टर्स को क्विट करने से भी क्या होता है, हम टीबी से जो है बच पाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है रिस्क फैक्टर्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स का इंटेक करने से भी इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। तो हम टीबी से बच सकते हैं अगर हम रिस्क फैक्टर्स को क्विट कर दें। तो रिस्क फैक्टर्स को क्विट कर देना है। और जैसे मैंने बताया था कुछ हाई रिस्क पे पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिन्होंने कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, या फिर ऐसे कुछ पेशेंट्स जिनको डिजीज है ऑलरेडी, जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, टीबी का जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, तो उससे टीबी से प्रिवेंशन हो सकती है। तो आज हमने क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर आप चाहते हैं एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।